प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में मैं राम आशीष सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12 के बच्चे इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे यात्रियों के नज़रिए। आज कक्षा 12 के बच्चे इतिहास विषय के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? यात्रियों के नज़रिए। यात्रियों के नज़रिए का पहला भाग हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था। आज इसका दूसरा भाग इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप लोग आज यात्रियों के नज़रिए में पढ़ेंगे बाजार में संगीत। बाजार में संगीत। तो बच्चों, बाजार में संगीत की बात हो रही है। इब्न बतूता ने दौलताबाद के बाजार और संगीत का वर्णन किया है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था। कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद क्यों किया था? क्योंकि दौलताबाद भारत के मध्य में पड़ता है, इसलिए वो सोचा यहाँ पर राजधानी रहेगी तो पूरे साम्राज्य की देख रेख अच्छी तरह होगा। तो इसमें आप लोग जानते हैं, जब दिल्ली से दौलताबाद गया तो उसके साथ बहुत से लोग गए, अर्थात पूरी राजधानी के लोग जो भी उसके कार्यकर्ता थे सभी लोग वहाँ गए। तो उसमें आपको बताए थे पहले भाग में इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी का नियुक्त पाया था। काजी के पद की नियुक्ति उसे मिली थी, तो इसलिए वह इब्न बतूता जो है दौलताबाद के बाजार का वर्णन कर रहा है, जिसको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बाजार में संगीत के संदर्भ में इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद का विवरण इस प्रकार है। बाजार में संगीत, तो दौलताबाद के बाजार के जो संगीत का विवरण है वे कैसे हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ। दौलताबाद में पुरुष और महिलाएं दौलताबाद में पुरुष और महिलाएं गायकों के लिए एक बाजार है। पुरुष और महिलाओं के लिए जो गायक पुरुष महिलाएं हैं उनके लिए ये बाजार है, जिसे ताराबाद कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ताराब। जिसे हम क्या कहते हैं? ताराबाद। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है, जिसे हम ताराबाद कहते हैं। यह बाजार का नाम है यहाँ। तो यह उस समय का सबसे विशाल और सुंदर बाजार है। यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकानों में एक ऐसा दरवाजा है जो मालिक के आवास तक खुलता है। इसमें बाजार है। अब बाजार में दुकानें हैं और प्रत्येक दुकानों का ऐसा दरवाजा है जो मालिक के आवास में खुलता है, यानी उनके आवास की तरफ खुलता है। दुकानों को कालीनों से सजाया जाता है, जो कालीन बिछाने वाले होते हैं, चादर के रूप में होते, वही बात हो रही है। यानी दुकानों को कालीनों से सजाया जाता है और दुकानों के मध्य में झूला होता है। उस झूले पर जिस पर गायक या गायिका बैठे रहते हैं और दुकान के मध्य में जो झूला उसमें गायक या गायिका बैठे रहते हैं, वही सभी प्रकार के वहीं पर और वहीं बाजार में ही आप लोग देखेंगे तो सभी प्रकार के भव्य वस्तुएं जहाँ सजी होती हैं और बिकने के लिए सजी होती हैं और बिकती भी हैं। और जो झूला है उस झूले पर बाजार के मध्य में
एक विशाल गुंबद भी है। झूले पर तो कौन बैठते हैं आप लोग जानते होंगे। जब सुबह इबादत होती है, इबादत इबादत को नमाज कहते हैं। जब इबादत करने के बाद जो प्रमुख गायक या गायिका होती हैं झूले पर बैठे रहते हैं और वे कैसे बैठे रहते हैं, अपने सेवकों के साथ बैठे रहते हैं और झुंड में जो महफिलों के सजाने वाले हैं, तो जो गायकी प्रस्तुत करने वाले हैं आते हैं और अपना संगीत प्रस्तुत कर फिर चले जाते हैं। बाजार के मध्य में एक बड़ा सा गुंबद भी है, उसमें चबूतरे भी बने हैं और उस चबूतरे पर बैठ करके महफिलें सजती हैं। और इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें भी बनी हैं। हम आप लोग को बताए हैं इबादत का अर्थ होता है नमाज अदा करना, तो आप लोग जानते हैं यहाँ एक मस्जिद भी है जिसमें लोग नमाज अदा करने के बाद ये बाजार की जो गायकी प्रस्तुत होती है उसके बाद प्रारंभ हो जाती है। अब आपको बता रहे हैं संचार की अनूठी प्रणाली। संचार की अनूठी प्रणाली। संचार की अनूठी प्रणाली अर्थात दूर संचार, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश कैसे भेजा जाता था उस समय, उसके विवरण यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब तो इस समय तो बहुत सरल संचार के माध्यम हो गए हैं। समाचार पत्र है, रेडियो है, दूरदर्शन है, डाक विभाग है, बहुत मोबाइल है, फोन है, यानी बहुत से ऐसी वस्तुएं भौतिक वस्तुएं हो गई जिनसे संचार का माध्यम सरल हो गया है। लेकिन उस समय की बात हो रही है। राज्य व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के सभी व्यापारी मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए जाते थे, जिससे जो राज्य के व्यापारी बरगयार हैं वो सराय में रुकें, रात में वहाँ ठहरें और फिर सुबह होते ही निकल जाएं। विश्राम गृह अर्थात यहाँ भी जैसे लोग आते थे, धूप तेज लगी होती थी, यहाँ पर जलाशय रहता था, कुएं होते थे, पानी भी पी सकते थे, अर्थात सब व्यवस्थाएं व्यापारियों को निभाने के लिए एक की गई थी। डाक विभाग की व्यवस्था भी की गई थी। डाक विभाग की व्यवस्था भी की गई थी जो लंबी दूरी की सूचना संप्रेषण का कार्य करती थी, करती थी। डाक विभाग तो अभी इस समय वर्तमान में भी डाकखाना है। ये उसी समय से अर्थात 13वीं शताब्दी यानी यहाँ तक कहा जाए खिलजी वंश के समय से तो ज़्यादा है, लेकिन मोहम्मद यानी तुगलक वंश में था ही खिलजी वंश में, और उसका सुधार हुआ, आगे आते जाते सुधार होता गया। बात ये है। इसके साथ साथ माल भेजने का कार्य भी डाक ही विभाग करता था। जैसे संदेशवाहक का कार्य करने के साथ साथ वस्तुओं या माल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य भी डाक ही विभाग का था। देश की डाक विभाग प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली तक की यात्रा 50 दिन लगते थे, गुप्तचरों की खबरें सुल्तान को डाक विभाग के माध्यम से 5 दिनों में मिल जाती थी। और राज्य के कोने कोने से, राज्य के एक छोर से दूसरे छोर की जो गुप्त सूचनाएं होती थी, गुप्तचरों के माध्यम से वह डाक विभाग द्वारा वो सुल्तान, राजा या बादशाह को मिल जाते थे, उसके पास पहुंच जाते थे। इब्न बतूता भारत के डाक विभाग व्यवस्था का वर्णन इस प्रकार करता हुआ कहता है, क्या कह रहा है कि भारत में डाक विभाग 2 प्रणाली थी। पहली प्रणाली क्या है? अश्व डाक विभाग।
पहली प्रणाली क्या था, अश्व डाक विभाग, और दूसरी प्रणाली था पैदल डाक विभाग। पैदल डाक विभाग यानी इब्न बतूता ने भारत के डाक विभाग को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अश्व डाक विभाग, दूसरा है पैदल डाक विभाग। अश्व डाक विभाग को आप लोग जानते हैं उलूक विभाग कहा जाता था। अश्व डाक विभाग को उलूक विभाग कहा जाता, उलूक के नाम से प्रसिद्ध था। और पैदल जो डाक विभाग था दावा कहा जाता था। इब्न बतूता भारत के दूरसंचार प्रणाली में डाक विभाग को दो भागों में बांटा है। पहला अश्व डाक विभाग जिसे उलूक विभाग कहा जाता था, दूसरा पैदल डाक विभाग जिसे दावा विभाग कहा जाता था। अर्थात जब दूर की सूचनाएं, अर्थात एक यानी कम से कम एक राज्य से दूसरे राज्य, मैंने भारत में बहुत से छोटे बड़े राज्य थे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अश्व घोड़े वाले जिसे उलूक कहा जाता का प्रयोग होता था। एक दिन में जहाँ तक पहुँच जाते थे, पहुँचने की सीमा होती थी, वहाँ पर दूसरा व्यक्ति अपना अश्व लिए खड़ा होता था, ये अपनी सूचना उसे देते थे, फिर वह वहाँ से आगे निकल जाता था, ये वहाँ विश्राम करते थे, और फिर वहाँ से दूसरा सूचना जो पहुँचाने वाला था वह सूचना लेकर इधर चला आता था। ये व्यवस्था था। पैदल वाले को 3 मील 4 मील 5 मील एक दिन में जाना होता था। इस प्रकार ये जो नज़दीक के दूरसंचार थे वहाँ पैदल डाक विभाग अर्थात दावा विभाग का प्रयोग किया जाता था, और दूर के संचार विभाग में अश्व डाक विभाग जिसे उलूक विभाग कहा जाता था। भूमि स्वामित्व और वर्नियर, ये हेडिंग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब इसमें वर्नियर के अनुसार, क्योंकि वर्नियर है इसके अनुसार क्या है, भूमि का स्वामित्व कौन होता था, अर्थात जो राज्य की भूमि थी, वो जो जोत की भूमि थी, उस पर कौन काबिज रहता था, कौन उस पर कार्य करता था, कौन उसका उपभोग कर सकता था, कौन उसको बेच सकता था, ये बात बताया जा रहा है। तो भूमि स्वामित्व और वर्नियर मुगल साम्राज्य की बात कर रहा है, क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि वर्नियर जब भारत आया था तो उस समय भारत में मुगलों का साम्राज्य था, बता दिए थे। इसीलिए ये मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्नियर के द्वारा ये बताया जा रहा है। तो मुगल साम्राज्य में सम्राट भूमि का यानी सारी या संपूर्ण भूमि का क्या था, स्वामी था या मालिक था। जो उसके राज्य के जितनी भी भूमि आती थी सबका मालिक कौन होता था, सम्राट होता था। जो इस भूमि को अपने अमीरों में बांट रखा था, अर्थात भूमि के कुछ टुकड़ों को एक अमीर को, दूसरे टुकड़े को एक अमीर को, ऐसे जो उसके सहानुभूत वाले अमीर थे, जो उसके इर्द गिर्द वाले अमीर थे, जो उसके सगे संबंधी अमीर थे, उन्हीं को बांट रखा था। भूमिधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकता था। फिर एक बार देखा, वो जो अमीर थे, वो जो अमीर थे वो अपने भूमि को कुछ श्रमिकों में बांट रखा था, जिन पर वे श्रमिक कृषि कार्य करते थे। वे जो श्रमिक जिस भूमि पर कृषि कार्य करते थे वह उसके न रहने पर चाहे वो अपने स्वेच्छा से अपने पुत्र को वह भूमि नहीं दे सकता था। इसलिए अर्थात जो जिस भूमि पर काबिज था, जो जिस भूमि पर कार्य करता था, जो जिस भूमि पर कृषि कार्य करता था, वह उस भूमि का स्वामी नहीं था, बल्कि उस पूरी भूमि का स्वामी राजा होता था।
इसलिए वे उत्पादक के स्तर को बनाए रखने के प्रति उदासीन थे। वह क्योंकि जो भी जब जानता है हमारी चीज़ें नहीं है, केवल हमको जितना इस पर मेहनत करके, जिसको इस पर कार्य करके इसकी उपज को बढ़ा लें, बस उतना ही। जबकि उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का विचार किसी के मन में नहीं था, क्योंकि जानता था आज जब ज़्यादा पैदावार बढ़ने लगेगी तो कल राजा मुझसे छीन करके किसी और को दे सकता है। इसीलिए वे लोग इसके उत्पादक क्षमता के स्तर को बढ़ाने के प्रति उदासीन थे। इसके चलते कृषि कार्य समान रूप से पतन होता गया, कृषि कार्य का विनाश होता गया और किसानों के असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर पतन तक पहुंच गया, सिवाय सम्राट को। क्योंकि चाहे उस भूमि पर फसल हो या न हो, लगान वे वसूल करते थे। सम्राट अपने करिंदों से, अपने लोगों से, अपने सैनिकों से, वो जो श्रमिक होता था उससे लगान वसूलवाते थे। इसलिए सम्राट को कोई फर्क नहीं पड़ता था, यानी उसका प्रभाव सम्राट पर नहीं पड़ा बल्कि अन्य लोगों पर पड़ा। फिर आप लोग देखें, बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य का राजा, बर्नियर ने लिखा है कि मुगल साम्राज्य का राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। क्या था? भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके लिए शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे। वो लिखता है अपनी किताब थे। जब मुगल साम्राज्य के समय में जो शहर और नगर थे वे विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इनके जो खेत थे वे झाड़ीदार थे, जो घातक दलदल से परिपूर्ण थे। अर्थात सही रूप से कृषि कार्य के लिए खेती नहीं थी, बल्कि झाड़ीदार पौधे उसमें उगे रहते थे और दलदली भूमि रहती थी जिस पर कृषि कार्य करना संभव नहीं होता था। अब आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं महिलाएं, दासियां, सती और श्रमिक। महिलाएं, दासियां, सती और श्रमिक। आप लोग पढ़ेंगे महिलाओं में दासी प्रवृत्ति की महिलाएं होती थी। महिलाएं सती प्रथा उस समय विद्यमान थी और श्रमिक के अंतर्गत भी महिलाएं आती थी। इसीलिए ये तीनों महिलाओं के अंतर्गत ये लिख दिया गया है। तो उस समय बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह बिकते रहते थे। अर्थात जैसे दासों के वस्तु समझा जाता था, दासों को खरीदा जाता था, दासों को बेचा जाता था, दासों के लिए बाजार लगता था, दासों को भेंट में उपहार स्वरूप दासों को दिया जाता था अन्य वस्तुओं के बाद। अर्थात दास एवं दासियां वस्तु के समान स्थिति थी। दास और दासियों की स्थिति कैसी थी? वस्तु के समान थी। एक दास और दासियां खुलेआम बेचे जाते थे, कोई रोक टोक नहीं था, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए खुलेआम बाजारों में बिकते थे तथा नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। इब्न बतूता लिखता है कि इब्न बतूता जो है लिखता है कि जब मैंने सिंधु पहुंचा तो उसने सुल्तान अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट स्वरूप देने के लिए घोड़े, ऊंट और दास को भी खरीदा और ले जा करके और दिल्ली पहुंचने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट और दास दासियों को दिया। फिर आगे लिखता है कि जब वह मुल्तान गया तो मुल्तान का जो गवर्नर था उसको भेंट स्वरूप उसने किशमिश, बादाम और
एक दास और कुछ घोड़े भी उसको उपहार स्वरूप दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक को के वक्ता पर प्रसन्न होकर के उसे 1 लाख टके मुद्रा दिए और 200 दास दासियां भेंट किए। इससे स्पष्ट होता है कि दास दासियां वस्तु समझी जाती थी। जिस तरह वस्तुओं को भेंट स्वरूप दिया जाता था उसी तरह दास दासियों को भेंट स्वरूप दिया जाता था। दासों में काफी विभेद भी था। विभेद क्या था? जैसे उनका भी वर्गीकरण कई तरह के किया गया है। कुछ दास दासियां जो राजा के सेवा में कार्यरत थीं, जो दास दासियां राजा की सेवा में जो सम्मिलित थीं, जो राजा की सेवा में लगी रहती थी, उनको नृत्य और गायन और वादन में वे लोग निपुण होते थे। राजा को संगीत यानी वादन यानी नृत्य गायन वादन इन तीनों में परिपूर्ण होते थे और राजा के मनोरंजन का कार्य भी किया करते थे। कभी कभी राजा अर्थात सम्राट अमीरों को नजर रखने के लिए भी दास और दासियां रखता था और जिनसे उनके खुले चुपके से अर्थात गुप्त रूप से अमीरों के जैसे गुप्तचर का काम करवाता था। जब हमारे अमीर हमारे प्रति क्या सोच रहे हैं, कोई अमीर हमारा विद्रोह या विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ सुल्तान जो है कुछ राजा या सम्राट दास दासियों को इस रूप में गुप्तचर विभाग में भी नियुक्त किए रहते थे। दासों के और उसके बाद सती होने की बात आती है। सती होना उस समय कोई जैसे सामान्य सी बात थी, यानी नारियों की स्थिति ऐसी थी जे कब सती उनको जबरदस्ती भी कराया जा सकता था। बलपूर्वक भी लोग ला करके लकड़ी पर बैठा कर आग जला देते थे और उनको मार डालते थे। कभी कभी किसी के पति की मृत्यु हो जाने के बाद उस पत्नी को भी लाकर चिते पर जबरदस्ती हाथ पैर बांध करके उस पर रख देते थे, जिसे जबरियन कहा जाता है, और उसे अग्नि लगाकर जला देते थे। इस प्रकार देखा जाए तो सती होने के लिए स्त्रियों को प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु को अपने गले भी लगा लेती थी। महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा श्रम में, कृषि श्रम में और उत्पादन कार्यों में भी इनको लगाया जाता था। तो बच्चों, आज आप लोग दौलताबाद के बाजार और भूमि स्वामित्व, महिलाएं, दास दासियां के संबंध में इस वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे। हम यही आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। अब मैं अगला वीडियो अगले दिन बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।